क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है? दोज प्योर सब्सटेंसेस which are made up of only one type of atoms are called elements. Those pure substances which are made up of only one type of atoms are called elements. Okay, as per them there are about 118 discovered elements. अभी तक करीब करीब 18 एलिमेंट्स आप खोज लेना है। But to study them in proper way, in systematic way, different scientists try to classify them into different form. क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो हैं उसका प्रॉपर स्टडी हो सके, सिस्टमेटिक स्टडी हो सके, इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड ग्रुप में डिवाइड करने का कोशिश की, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ओके, अब सबसे पहली बात है कि पीरियोडिक क्या है। पीरियोडिक क्या है? तो periodicity यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है, the property due to which when elements are arranged or when anything are arranged in a proper order and their physical and chemical properties are repeated after certain regular interval, then this property is called periodicity. वह गुण जिसके कारण जब किसी चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में हम अरेंज करें और प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने का फलस्वरूप एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करने लगे, तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिसिटी कर रहे हैं। जब अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिपीट होने लगता है। इसीलिए उन्होंने इस तरह के क्लासिफिकेशन को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? जब एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर? आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया उसके एटॉमिक मास के आधार पर या उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर, तो जनरली ये देखा गया कि कुछ खास इंटरवल के बाद वैसे एलिमेंट्स जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो रिपीट कर जा रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के क्लासिफिकेशन को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहा गया। क्लियर है? या तो सही बात? ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो हम लोग को 4 क्लासिफिकेशन पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में कुल मिलाकर के। पहला है डोबरिनर्स क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग सिर्फ ट्रायड भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग का है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। तीसरा है मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन और चौथा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। 4 क्लासिफिकेशन हम लोग इस क्लास 10th में पढ़ना है। यदि हम फर्स्ट डोबरिनर्स क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसको हम लोग ट्रायड भी बोलते हैं, ठीक है, तो डोबरिनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि there are group of 3 elements. There are group of 3 elements. When they are arranged in the increasing order of their atomic mass, the atomic mass of the middle element becomes almost equal to the arithmetic mean of the atomic mass of the first and third element. डोबरिनर ने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, इसलिए उसको ट्रायड कहा जाता है। उस 3 एलिमेंट का जो ग्रुप था उसको इस तरह से अरेंज किया गया था कि यदि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का यदि अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो जो मिडिल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के करीब करीब बराबर होता है। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यदि हम लिथियम का एटॉमिक मास देखें तो कितना है? 7 होगा, और पोटेशियम का एटॉमिक मास देखें तो कितना होगा? 39। अब 39 और 7 को जोड़ देते हैं, 46 हुआ। उसका अरिथमेटिक मीन मतलब 2 से उसको डिवाइड कर दें तो कितना होगा? 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने, चूंकि ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स है, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दिया? ट्रायड।
ट्रायड क्या है? तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट व्हेन these elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the atomic mass of the middle element becomes almost equal to the arithmetic mean of the first element and the third element. Is that clear? लेकिन यहाँ पर क्या है कि डोब्रिनर ने जब क्लासिफिकेशन किया, जिस समय डोब्रिनर ने क्लासिफिकेशन किया था, उसमें कुल मिलाकर के कितना एलिमेंट्स का खोज हो चुका था? 36 एलिमेंट्स का खोज हो चुका था। नो, कितना एलिमेंट का? 36 एलिमेंट्स का। तो नियम के हिसाब से 12 ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन डोब्रिनर जो है वो 12 ग्रुप बनाने में सक्सेस नहीं हुए। वो सिर्फ 3 या 4 ग्रुप ही बना पाए, है ना। और बाद बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसके ऊपर उनका ट्रायड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था। ये उनका डिमेरिट हो गया। मतलब ही कुड नॉट सक्सीड टू क्लासिफाई ऑल द डिस्कवर्ड 36 एलिमेंट्स इनटू देयर ट्रायड्स। He could succeed to make only 3 or 4 groups, है ना, but it was the basis of classification. On the basis of this classification, further classification of elements was discovered or adopted by different other chemists. Is that clear? ये था आपका डोब्रिनर्स ट्रायड। दूसरा जो हम लोग का है वो हम लोग का क्या है? न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1865 में ये दिया गया। जिस समय न्यूलैंड ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, उसमें कुल मिलाकर के 56 एलिमेंट्स का खोज हुआ था। 56 एलिमेंट्स का खोज हुआ था, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या किया कि फॉलो किया डोब्रिनर्स को। उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स का खोज हुआ था सबको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, बोथ आर द सेम ऑलमोस्ट, है ना। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, देन न्यूलैंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एर्थ एलिमेंट becomes similar to that of the first element. यदि 56 एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज कर दिया जाए, तो ये कहीं से भी यदि हम शुरू करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी जहां पर 8 पूरा होगा उसके प्रॉपर्टी से, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से रिपीट कर जाएगा। सपोज करो कि यदि हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो 8वां एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन होगा। यदि हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो 8वां एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन होगा। यदि हम फ्लोरीन से शुरू करते हैं तो फिर 8वां एलिमेंट कौन होगा? क्लोरीन होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब का प्रॉपर्टी क्या जा रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या जा रहा है? रिपीट हो जा रहा है। यानी कि हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी, हर 8th जहां से शुरू करेंगे उसके बाद जो 8वां आएगा, हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट कर जा रहा है। इज इट क्लियर? और इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मींस, ऑक्टेव से मतलब होता है 8, क्योंकि हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट हो जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर है? उसमें कुल मिलाकर 56 एलिमेंट्स का खोज हुआ था, ठीक है। उन्होंने जब ऑल 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम किया तो उसमें कुछ डिमेरिट उनको मिल गया। कुछ डिमेरिट, उनके जो क्लासिफिकेशन थे उसमें कुछ डिमेरिट थे। मेनली 4 डिमेरिट्स उन्होंने, जब उनके क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं तो मेनली 4 डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स उसमें है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि उनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स अप टू द एटॉमिक मास ऑफ 40, दैट इज ऑफ कैल्शियम। जब सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया गया तो पहला का प्रॉपर्टी 8वां से मिला। सपोज करो कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मिला, ठीक है। दूसरा एलिमेंट उनके पीरियोडिक टेबल में कौन था? दूसरा एलिमेंट था उनके पीरियोडिक टेबल में लिथियम। तो लिथियम का प्रॉपर्टी जो है वो किससे मिल गया? सोडियम से मिल गया। क्लियर है? सोडियम से मिलेगा, क्योंकि लिथियम से शुरू करेंगे तो 8वां जो है वो सोडियम होगा। तीसरा, ठीक है, यदि उन्होंने बेरिलियम से शुरू करेंगे, थर्ड एलिमेंट उनके पीरियोडिक टेबल में थर्ड एलिमेंट बेरिलियम था, यदि हम बेरिलियम से शुरू करेंगे
तो क्या देखेंगे, है ना, उसका प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा, मैग्नीशियम से मिलेगा। इधर क्लियर। तो इस तरह से जब उन्होंने अरेंज किया, तो जब एटॉमिक मास 40 आ गया, उसके बाद जो एलिमेंट्स आते थे, उस एलिमेंट वहां पर यदि हम कैल्शियम के बाद जिसका एटॉमिक मास 40 होता है, यदि हम वहां से शुरू करते हैं, तो जो 8वां एलिमेंट आता है उसका प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होने लगा। क्लियर है, कहीं पर रिपीट होता था, कहीं पर रिपीट नहीं होता था। मतलब कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, न्यूटन का लॉ ऑफ ऑक्टेव है, वो सिर्फ जो हल्का एलिमेंट था, लाइटर एलिमेंट था, जिसका एटॉमिक मास 40 के अंदर था, उस पर तो वो एप्लीकेबल होता था। लेकिन जिसका एटॉमिक मास 40 से ज्यादा हो गया, जैसे कि उसमें जो लास्ट एलिमेंट था कौन था, थोरियम था, उसका एटॉमिक मास 265 था, ठीक है, तो वहां पर जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये सब पहला डिमेरिट हुआ। दूसरा डिमेरिट उन्होंने क्या हुआ कि न्यूटन ने एज्यूम कर दिया, है ना, उन्होंने कह दिया कि इस नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं और भविष्य में किसी नए एलिमेंट का खोज नहीं होगा। ये उनका दूसरा डिमेरिट था। क्लियर है। दूसरा डिमेरिट क्या था, उन्होंने क्या कहा दिया कि इस नेचर में, प्रकृति में, एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं और भविष्य में कोई न्यू एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं होगा। इधर क्लियर। ये दूसरा डिमेरिट था उनका। तीसरा डिमेरिट उनका क्या था, कुछ जगह पर, है ना, कुछ जगह पर उन्होंने क्या किया, अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को फुलफिल करने के लिए दो एलिमेंट को एक ही जगह पर, एक ही स्लॉट में रख दिया। क्लियर है, ठीक है। जब हम अलग अलग अरेंज कर रहे हैं, तो अपने लॉ को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट को एक जगह पर रख दिया, मतलब एक एलिमेंट का उन्होंने जगह ही खत्म कर दिया। तो वहां पर लॉ ऑफ ऑक्टेव नियम को फॉलो नहीं कर रहा, दो एलिमेंट को आप एक जगह पर रख दिए। समझ लो बात को। तो ये उनका क्या था, तीसरा डिमेरिट था। और चौथा डिमेरिट उनका क्या था, निकेल और कोबाल्ट, जो कि वेरी वेरी सिमिलर है इन देयर प्रॉपर्टी विद द आयरन। तो नियम के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी, है ना, आयरन से मिलता जुलता है, कोबाल्ट और निकेल का। तो कोबाल्ट और निकेल को आयरन के पास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकेल को आयरन से बहुत अलग कर दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यदि देखा जाए, जो न्यूटन का लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना, सब कुछ सही होते हुए उन्होंने कुछ डिमेरिट रहा। कुल मिलाकर के 4 डिमेरिट्स हुआ। पहला हुआ, इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स अप टू द एटॉमिक मास 40, दैट वाज ऑफ कैल्शियम। दूसरा क्या था कि एट सम ऑफ द प्लेसेस ही पुट 2 एलिमेंट्स इन द सेम प्लेस। तीसरा डिमेरिट क्या था, है ना, कि ही assumed that no new elements will be discovered in the future. There are only 56 elements in the nature. और चौथा एलिमेंट क्या था, at some of the places, like in the case of cobalt and nickel, which are very similar in their physical and chemical properties with the iron, and should be kept at the same place, but he put them at very far away from each other. That was their demerit. Clear है? ये तो समझ आई बात।